1 सेकंड यार, लग ही नहीं रहा है यार। यू आर द होस्ट नाउ, ओके। तो इतना एडजस्ट किया है ना बेचारों ने। आई डोंट नो यार कि क्योंकि नब्बे है। मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जानते हो क्या आप? हाँ? जानता है? इनकी महिला मित्र है शायद। ओहो, मित्र को दिख नहीं रहा। फर्स्ट का डी है, सेकंड का सी है, थर्ड का डी है डेल्टा, फोर्थ का बी है बीटा, फिफ्थ का ए है, सिक्स्थ का बीटा, सेवंथ बी बीटा, एट्थ बीटा, नाइन्थ 1 सेकेंड, सेवंथ का बी है, ओके, एट्थ का डी है, सॉरी डेल्टा, ठीक है। नाइन्थ ए, 10th सी, 11th ए, 12th सी, 13 ए, 14 सी, 15 सी, 16 सी। हाँ नहीं बताना मुझे जहाँ छूटेगा। 15 सी, 14 का सी, 13 ए, ठीक है, 16 सी, 18 बी बीटा, 17 बी, 18 डी सॉरी, 18 डी, 17 बी बीटा, ठीक है, 18 डी है, 19 ए, 20 डेल्टा, 18 डी, 21 डेल्टा, 21 डेल्टा, 22 सी, 23 डी, 24 ए, 25 ए, 26 ए, 27 ए, 28 ए, 29 बीटा, 30 सी, 31 बीटा, 32 ए, 33 ए, 34 सी, 35 बीटा, 36 ए, 37 बीटा, 38 ए, 39 सी, 40 बी। हो गया 40 बीटा। तो इसके राइट रॉन्ग करके ऊपर लिख लो। क्या रीडिंग की है वक्त 20 का डी है, 29 बी है बीटा और 31 बीटा, 34 सी, 21 डी डेल्टा, 30 सी, 15 सी, 24 ए, 32 ए। जब मैं बोल रहा था आंसर की तो उस टाइम क्या था? 14 का सी, 31 का है बी बीटा, 33 ए, 13 ए। मैं दोबारा बोल देता हूँ आंसर की एक बार, ठीक है? हो गया 39 सी, एक दोबारा बोल लो। आपने नहीं करना नेगेटिव, वो खुद कर लेंगे, आपने बस राइट रॉन्ग लिखना है। फर्स्ट डी, सेकंड सी, थर्ड डी, फोर्थ बी,
5th A, 6th B, 7th B, 8 D, 9 A, 10 C, 11 A, 12 C, 13 A, 14 C, 15 C, 16 C, 18 B, 17 B, 18 D, 18 D, 19 A, 20 D delta, 21 delta, 22 C, 23 delta, 24 A, 25 A, 26 A, 27 A, 28 A, 29 beta, 30 C, 31 B beta, 32 A, 33 A, 34 C, 35 beta, 36 A, 37 beta, 38 A, 39 C, 40 B beta। ठीक है, अब तो मैं भी थक गया। थैंक यू, कर दो इसको इकट्ठे। अच्छा, तुम्हारे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज आती है? हाँ, केमिस्ट्री में आती नहीं है? करा देंगे मैम, कोई 30। ओह माय गॉड, 34 सी। मैंने तो ना कराया कंडक्ट पेपर, ये मैम का है, मैम का है, मैम का है जो केमिस्ट्री पढ़ाता है। कब हुआ है? तू भी करता है? सारे इकट्ठे कर दो, ये लिख लिया ना टॉप के ऊपर, इकट्ठे कर दियो सारे। ज्योग्राफी फिर से होगी, पर आई थिंक कुछ बचा है आपका, वो कवर करता हूँ जरा मैं। रिवाइज करे, चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करनी है सारी ज्योग्राफी जितनी है, ठीक है, रिवाइज हो जाएगी आपकी। आप लेट आए थे? आप ओके, लेट आए हो, सारे लेट आए थे ना आप? हाँ, ओशनोग्राफी लगाई है आपने क्लास, उन्हें आज। अब ये मैं आपको बताता हूँ क्या पढ़ना क्या है हमने ज्योग्राफी में। लास्ट बेंच, सबसे पहले ज्योग्राफी में हमने पढ़ना है कि धरती बनी कैसे, जो अर्थ है आज की डेट में कैसे है, मतलब कैसे जो आकार है इसका वो ऐसा क्यों बना, कैसे बना, है ना। दुनिया कैसे बनी, यूनिवर्स कैसे बना, पहले दुनिया बनी है ना, फिर धरती बनी है जो किसका पार्ट है, एक अर्थ, है ना। तो यूनिवर्स की थ्योरीज है बहुत सारी की, कोई बोलता है कि यूनिवर्स एक नेबुला हाइपोथेसिस है, नेबुला था उससे टूट के बने हैं। कोई बोलता है कि एक बिग बैंग टाइप चीज हुई, ठीक है, अचानक से बिग बैंग टाइप चीज हुई, उससे क्या हुआ, एक्सपोजर हुआ, मतलब एकदम से फूट गया वो, और दुनिया तब से लेकर एक्सपेंड हो रही है, यूनिवर्स जो है तब से लेकर एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। कोई एक छोटा सा चीज था और वहां से एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, दैट इज बिग बैंग थ्योरी, जो ये कहती है, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ेंगे हम, जस्ट वन ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको कि हुआ क्या है। उसके बाद जब यूनिवर्स बनता है, यूनिवर्स जो है उसके अंदर गैलेक्सीज होती है ना, जो कि तारों से बनती है, स्टार से बनती है ना गैलेक्सीज। स्टार का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, उनको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं उनको, ठीक है। तो वो हाँ, स्टार्स जो है वो होते हैं जो अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं, जैसे एक स्टार हमारा है सन, ठीक है, उसको बोलते हैं नेबुला से बना है स्टार, ठीक है। नेबुला थ्योरी है, वो कहती है कि स्टार बनी है, स्टार जो है खुद की लाइट होती है जिनकी, दैट इज स्टार, और स्टार से टूट के बने हैं क्या, प्लैनेट्स। जैसे हमारी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, सुना होगा आपने। यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर जो हमारी गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे, और मिल्की वे का पार्ट कौन सा है, एक स्टार जिसका नाम है सन, सन है ना, मिल्की वे का पार्ट है ये गैलेक्सी का, क्योंकि वो बहुत सारे स्टार है, उसमें से एक सन है, ठीक है। स्टार के समूह जो होता है ना उसको बोलते हैं गैलेक्सी। अब उसमें से एक सन है,
और सन के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं? प्लैनेट्स। जैसे हमारा जो सन है उसके चारों तरफ कितने प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं? 8। यही है। कौन कौन से है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यही है। पहले प्लूटो भी मानते थे ना, लेकिन अब उसको ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी सी कमियां पाई गई। पहले क्या हुआ, ये 2006 की बात है जब प्लूटो को एलिमिनेट किया गया इस लिस्ट से। पहले 9 थे, है ना, सुना होगा आपने। फिर अब जो है 8 ही है। तो उसमें कुछ कमियां पाई गई प्लूटो में, उन कमियों की वजह से उसको डिस्कार्ड किया गया एज ए प्लेनेट, ठीक है, और उसको ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रखा गया। इनको सबको पढ़ेंगे एक एक चीज, जस्ट एन ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है एस्ट्रॉयड बेल्ट। एक बेल्ट है, ठीक है, मान लो मतलब कुछ ऐसा सोलर सिस्टम है, इधर सन है, सन के चारों तरफ यहाँ पे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं इनमें, ठीक है। ये है इंटीरियर प्लैनेट्स 4। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इंटीरियर प्लैनेट्स है ऐसे प्लैनेट जो कि सॉलिड है, ऐसे प्लैनेट जहां पे जमीन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर प्लैनेट्स। इसके बाहर एक लेयर है, इसका क्या नाम है? एस्ट्रॉयड बेल्ट, ठीक है। एस्ट्रॉयड बेल्ट ये भी मटेरियल ही है, सॉलिड मटेरियल है, जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ, रिवोल्यूशन करते हैं, लेकिन ये प्लैनेट्स की डेफिनेशन में नहीं आते, ठीक है, क्योंकि इनका कोई एज ए वैसे तो फिक्स पाथ है, ऐसे तो फिक्स पाथ है, लेकिन इनकी शेप वो डिफाइन नहीं करती कि एक प्लैनेट डिफाइंड हो, ठीक है, क्योंकि प्लैनेट्स के कुछ डेफिनेशन रखी है कि ये प्लैनेट्स कहलाएगा। इसके बाहर जो प्लैनेट्स है कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इनको बोलते हैं गैसियस प्लैनेट, क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, ये सिर्फ गैस का गुब्बारा है, ठीक है, और बहुत बड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है प्लैनेट? जुपिटर। वो गैस का गुब्बारा ही है वो, और बहुत बड़ा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे मास है जो कि अर्थ का ट्विन जैसा दिखता है, ठीक है, लगभग लगभग अर्थ के साइज जितना ही है मास, और वहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे भी लाइफ होगी जैसे अर्थ पे लाइफ है। इन द फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से लोग वहां चले जाए। इसके लिए इंडिया का एक मिशन भी था, कौन सा है? मंगलयान मिशन, सुना होगा आपने, 2014 में लॉन्च किया, जो पहुंचा था 13 में लॉन्च किया था, मंगलयान मिशन, है ना। तो हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि लाइफ की पॉसिबिलिटी क्या पता वहां पे भी है ना, क्योंकि वहां पे भी वाटर मिला है, वहां पे भी कुछ ऐसे सोर्सेज मिले हैं जिससे लाइफ सर्वाइवल हो सकता है, मतलब वहां पे भी, क्योंकि यहाँ तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है कि रहना मुश्किल है। और इन द फ्यूचर ऐसे भी बताया जा रहा है कि क्या पता अर्थ खत्म हो जाए, यहाँ पे लाइफ खत्म हो जाए, जैसी वो मूवी नहीं है अवतार, सुना है आपने? अवतार एक मूवी है, अवतार 2 भी आ चुकी है अब तो, वे ऑफ वाटर के थ्रू, हाँ ब्लू ब्लू कलर, बिल्कुल वही, उसी की बात हो रही है। तो कहने का मतलब है कि इन द फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि ये अर्थ रहने लायक ना रहे। उस केस में क्या होगा? उस केस में हम ढूंढ रहे कोई और प्लेनेट मिल जाए हमें जहां पे लाइफ हो, और वैसा ही मास की प्रॉपर्टीज ऐसी देखी जा रही है, वहां पे लाइफ हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने स्टडी करना है कि किस किस की सैटेलाइट है। इन 2 की सैटेलाइट नहीं होती, पहले 2 की, उसके बाद सैटेलाइट होती है। जैसे अर्थ की एक है, क्या नाम उसका? मून है। सैटेलाइट समझते हो ना? सैटेलाइट भी 2 टाइप की होती है, एक तो नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, है ना। उनके बारे में स्टडी करना है कि यहाँ पे एक मून है जो इसके रेवोल्यूशन कर रहा है, ऐसे ही मार्स की भी 2 सैटेलाइट है जो इसके चारों तरफ घूमती है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो आज की डेट में है वो सैटर्न की है, सैटर्न की है, जो अभी 2022 में चेंज हुआ है। पहले किसकी थी? जुपिटर की थी, लेकिन अब 2022 से लेकर ये पता चला है कि कुछ और सैटेलाइट भी है, किसकी? सैटर्न की, उससे ज्यादा, अब उसके ज्यादा बढ़ चुकी है जुपिटर से, किसकी? सैटर्न की। हाँ, तो हाँ, ओलंपियस माउंटेन काफी बड़ा माउंटेन है, मतलब हमारे एवरेस्ट से तो 3 गुना है, ऐसा समझ लो। तो माउंट ओलंपस है। तो उन सब के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ना है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इन चीजों के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में हमने पढ़ने हैं कि यहाँ पे मेटियोराइड्स होते हैं, सुना है? मेटियोर होते हैं, मेटियोरॉइड होते हैं। तो वो कहाँ कहाँ होते हैं? अगर तो कोई बॉडी हमारे अर्थ से बाहर है, एटमोस्फेयर से बाहर है, तो उसको क्या बोलते हैं? है ना, मेटियोरॉइड। अगर वो अर्थ के एटमोस्फेयर में घुस चुकी है बॉडी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेटियोर। और अगर वो हिट करती है अर्थ को तो उसको बोलते हैं मेटियोराइट। सुना है इनके बारे में? तो ऐसे पेपर में भी आते हैं ये, ऐसे आ जाएगा ऑप्शन में, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं।
तो मेटियोर के बारे में हमने स्टडी करना है, ये है क्या, कहाँ से आ रहे हैं, और कहीं गिरे तो नहीं है आज तक दुनिया में। गिरे ऑब्वियसली, जैसे लोनार लेक बनी है, किससे बनी है, इसी से बनी है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ऐसे मेटियोर गिरे हैं, तो इनके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद स्टडी करना है हमने कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट सुने? हाँ, कॉमेट जो है आइस क्रिस्टल होता है जो कि सन से दूर भागता है सोलर रेडिएशन की वजह से। ठीक है, और उसकी पूंछ होती है, ठीक है, टेल, जो कि हमेशा अवे फ्रॉम सन होती है ना, पूछा जाता है ये पेपर में, ऐसी बात है। कॉमेट्स बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद सोलर स्पॉट है जो कि 11 साल बाद दिखता है। तो ऐसा सन के बारे में स्टडी करना है, ऐसा ही स्टार्स के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करना है, और लास्ट में हमने आना कहाँ है, धरती के बारे में। क्योंकि ज्योग्राफी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ अर्थ, जियो अर्थ ग्राफी स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ करनी है, दैट इज ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी का मतलब ही स्टडी ऑफ अर्थ है। तो उसके बाद हमने आना है स्टडी ऑफ अर्थ पे, अर्थ की स्टडी करनी है। अब अर्थ की स्टडी का मतलब है कि अर्थ के लिथोस्फीयर के बारे में जानना है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में जानना है, अर्थ की ओशनोग्राफी के बारे में जानना है कि अर्थ में ओशन भी है। ठीक है, इन चीजों के बारे में जानना है, और थोड़ा सा पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखनी है कि पॉपुलेशन है कहाँ, इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन है, चाइना में ज्यादा पॉपुलेशन है, या यूएस में पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया में पॉपुलेशन है, दुनिया में पॉपुलेशन है कहाँ, लोग रह कहाँ रहे हैं, किस किस टाइप के लोग रह रहे हैं, कौन कौन सी उनकी ये है मतलब वेराइटी लोगों की। जैसे आप देखो पिग्मीज रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, या फिर कोई और टाइप एस्किमोज रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, रेड इंडियन रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, माओरीज रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से लोग किधर किधर रहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करना है। या फिर उसके बाद हमने स्टडी करना है इंडिया के बारे में कि इंडिया में क्या है, इंडिया में कहाँ कितनी टोपोग्राफी है, क्या हिमालय कहाँ है, ईस्टर्न घाट कहाँ है, वेस्टर्न घाट कहाँ है, विंध्याचल रेंज कहाँ है, सतपुड़ा रेंज कहाँ है, इनकी माउंटेन्स के बारे में स्टडी करना है, रिवर्स के बारे में स्टडी करना है कि इंडिया में कौन कौन सी रिवर बहती है। ठीक है, वैसे ही इंडिया के प्लेटूज के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, इंडिया के प्लेन्स के बारे में स्टडी करना है, ईस्टर्न घाट के कोस्टल रीजन को स्टडी करना है, वेस्टर्न घाट के कोस्टल रीजन को स्टडी करना है, आइलैंड को स्टडी करना है, इंडिया में कौन कौन से आइलैंड है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, क्या लोकेशन है, इन चीजों के बारे में स्टडी करना है हमने। ठीक है, मॉनसून के बारे में स्टडी करना है, क्लाइमेट के बारे में स्टडी करना है, और साथ साथ वेजिटेशन के बारे में स्टडी करना है, सॉइल्स के बारे में स्टडी करना है इंडिया के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही डिजास्टर के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, किस किस टाइप के डिजास्टर आते हैं इंडिया में, और क्यों आते हैं, और कितने % एरिया को इफेक्ट करते हैं वो डिजास्टर, उनके बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हमने स्टडी करना है अर्थ के इंटीरियर के बारे में कि अर्थ के अंदर है क्या। देखो, 2 टाइप से पता चल सकता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, बताऊंगा। 2 टाइप से पता चल सकता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। एक हो सकता है डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स कैसे, मान लो वोल्केनो आ जाए, वोल्केनो आ जाए तो नीचे से धरती के अंदर से आएगा ना वो, जो भी लाएगा अपने साथ वोल्केनो। अब वो वोल्केनो जो है 100 साल के बाद शांत हो गया वो, ठीक है, ठंडा हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा कि लोग जो है वोल्केनो टूरिज्म करते हैं, बड़ा फेमस है वोल्केनो टूरिज्म, एक पार्ट है। अभी कौन गया था, एक जानने वाला ही था मेरा, वोल्केनो टूरिज्म स्पेन में ही हुआ था। तो हर जगह जो है वोल्केनो टूरिज्म होता है। ठीक है, तो लोग जो है जब शांत हो जाते हैं ना ये वोल्केनो, तो बड़ा काली सी मिट्टी हो जाती है ना, बड़ी बिल्कुल ब्लैक सॉइल टाइप। और जहां जहां वोल्केनो आते होंगे वहां वहां ब्लैक सॉइल हो जाती है और बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, और टूरिज्म बड़ा फेमस है इसके लिए। उसके बाद क्या है, वोल्केनो जो है जब शांत हो जाते हैं तो हम उसकी स्टडी करते हैं सॉइल की, कि ये सॉइल बनी कैसे है, क्या प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्योंकि अगर हमने वोल्केनो स्टडी कर लिया ना डायरेक्ट, तो हमें पता चल जाएगा कि ये धरती के अंदर से ही तो आया है, इसका मतलब धरती के अंदर ये चीजें होती होगी जो चीजें ये ऊपर आई है। दैट इज समहाउ अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए। जैसे इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है इसके अपोजिट, मिटियोर्स डायरेक्ट सोर्स है कि इनडायरेक्ट सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स है। मिटियोर भी वही से बन रहा है जैसे अर्थ बन रही है। ठीक है, मिटियोर बाहर से आ रहा है और कहाँ जैसे कोई हिट करता है मतलब, तो उसके बारे में डायरेक्टली हम उसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं ना, उन चीजों की। जो मान लो हिट किया, मान लो महाराष्ट्र में एक लोनार लेक है जो कि मिटियोर से बनी है, जब वो हिट करेगा अर्थ के सरफेस पे, ये अर्थ है, यहाँ पे हिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है वो, इसको डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं ना हम, अर्थ के ऊपर है ये,
जो जिन चीजों के बारे में हम डायरेक्टली स्टडी कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स क्या हो सकता है, जो कि हम डायरेक्टली स्टडी नहीं कर पा रहे, जैसे मैग्नेटिक सोर्स। अर्थ के मैग्नेट के बारे में स्टडी करना कि अर्थ का मैग्नेट होता है, कौन कौन से होते हैं मैग्नेट, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, होते हैं। तो अर्थ का भी एक मैग्नेटिज्म है अपना, अर्थ का एक मैग्नेटिज्म है। उस मैग्नेटिज्म को स्टडी करने से हमें पता चलता है कि अर्थ के बारे में, कि अर्थ में कहाँ पे कौन सी मेटल हो सकती है। मान लो अगर आयरन होगा अर्थ के अंदर, मैग्नेट, आयरन अच्छा होता है ना मैग्नेट के लिए, अट्रैक्ट करता है आयरन को। कहने का मतलब है कि अगर अर्थ में आयरन होगा तो सबसे सेंटर में होगा वो, क्योंकि आयरन का मैग्नेटिज्म बहुत तेज होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। और मैंने जब बताया था आपको कि 3 लेयर्स होती है हमारे अर्थ के अंदर, ये जो अर्थ बनी है, हाँ है वो, अर्थ जो बनती है उसमें मेनली 3 लेयर्स होती है। जैसे ये अर्थ है, ये एज ए अर्थ का एक पार्ट है, पिज्जा जैसा उसका पीस है। इसमें 3 लेयर होती है, एक होती है क्रस्ट, एक होता है मेंटल और एक होता है कोर, ठीक है। मैंने बोला कि जो सेंटर में होगा ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उसका, सेंटर में जो होगी ना चीज अर्थ के सेंटर में, उसका मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रांग होगा। और सेंटर में क्या होता है, नीचे होता है, जैसे मैंने बोला सियाल है, सीमाएं और निफे है, ये पढ़ाया था। अगर नहीं पढ़ाया आपको तो देख लो। सियाल होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, अर्थ के अंदर ना मेटल है, अर्थ के अंदर ओर्स है, सुने ये तो कि अर्थ से निकलते सारे ओर। तो अर्थ के जो ऊपर है ना सरफेस पे, वहां है सियाल। सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की लेयर्स, ज्यादातर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो है अर्थ के ऊपर दिखेगा, ऊपर वाले पार्ट पे आपको। फिर सिलिकॉन और मैग्नीशियम आपको उसके सेंटर वाले पार्ट में दिखेगा। फिर उसके बाद निकल एंड फेरस, इसका मतलब है आयरन। आयरन कहाँ मिल रहा है, सेंटर में। कहने का मतलब है जितना ज्यादा मैग्नेटिज्म होगा ना किसी का, उतना वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और मैग्नेटिज्म जो है हमारे को एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का कि अंदर है क्या अर्थ के अंदर। ऐसे ही अर्थ के अंदर की स्टडी के लिए हम ग्रेविटेशनल वेव्स का यूज करते हैं, ठीक है। अर्थ के अंदर की स्टडी के लिए हम ग्रेविटेशनल वेव्स का यूज करते हैं। ऐसे ही स्टडी के लिए हम यूज करते हैं अर्थक्वेक वेव्स का। आपको पता है अर्थक्वेक 3 टाइप की वेव्स होती है, एक होती है पी टाइप, एक होती है एस टाइप और एक होती है सरफेस वेव्स। सुना है, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव। ये अर्थक्वेक की वेव्स होती है जो अंदर से आ रही है। जब अर्थक्वेक आता है ना, तो अर्थक्वेक अंदर से आ रहा है हमारे धरती के एक पॉइंट से, इसका कोई सेंटर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फोकस। सुना है, अर्थक्वेक का एक फोकस है जहां से आता है, और जिस पार्ट पे हिट करता है ना सबसे पहले अर्थ के ऊपर सरफेस पे, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ये सुना है। ऐसा कुछ अर्थ के अंदर होता है जहां से अर्थक्वेक आ रहा है, और जब जहां जिस पार्ट पे हमारे सरफेस पे हिट कर रहा है सबसे पहले, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। सुना है ना ये बात। और यहाँ से अर्थक्वेक डिफरेंट जगह पे फैलता है, ठीक है, उस एपिसेंटर से। मान लो अभी एक रिसेंट अर्थक्वेक आया था, तो वो अफगानिस्तान एपिसेंटर था उसका, जहां पे आया था। लेकिन वो उसके जो फील हुआ था अर्थक्वेक, चंडीगढ़ में फील हुआ था वो, ठीक है। वो अर्थक्वेक यहाँ तक फील हुआ था, चंडीगढ़ तक। कहने का मतलब है कि एक सेंटर होता है जहां सबसे तेज आया है, दैट इज एपिसेंटर, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो इन सोर्सेज से भी हमें अर्थ के बारे में जानने का मौका मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कुछ डायरेक्ट सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन, कुछ इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, अर्थ के बारे में जानने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने स्टडी करना है कुछ फोर्सेज, कुछ ऐसी फोर्सेज जो अर्थ के अंदर है और हमें अर्थ के बारे में जानकारी देती है कि अर्थ कैसी बनी है, क्या है अर्थ के अंदर। उसमें है कुछ फोर्सेज जो कि इंटीरियर फोर्सेज है, कुछ फोर्सेज जो एक्सटीरियर फोर्सेज है, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है अर्थ के फॉर्मेशन की और अर्थ के बारे में जानने की कि है क्या क्या। इंटीरियर फोर्सेज की अगर बात करें, ठीक है, 2 टाइप की फोर्सेज होती है, एक होता है एपिरोजेनिक, एक होता है एंडोजेनिक। यहाँ देखो, अगर फोर्सेस की बात करें, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, अभी बस बता रहा हूँ। 2 टाइप की फोर्सेस है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती है
जो कि अर्थ के अंदर की बात बता रही है हमें, ठीक है। अर्थ के अंदर कुछ फोर्सेज है, उनको बोलते हैं एंडोजेनिक, और अर्थ के बाहर कुछ फोर्सेज होती है, उनको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज। जो फोर्सेज अर्थ के अंदर होती है, एंडोजेनिक फोर्सेज, ठीक है, उनमें भी डिवीजन होता है। इसमें कुछ फोर्सेज होती है जो कि होती है डायस्ट्रॉपिक फोर्सेज, डायस्ट्रॉपिक, और कुछ फोर्सेज होती है जो कि सडन फोर्सेज होती है। डायस्ट्रॉपिक का मतलब होता है स्लो, ठीक है। अर्थ के अंदर कुछ फोर्सेज होती है, कुछ फोर्सेज ऐसी होती है जो तेजी से चलती है, और कुछ फोर्सेज ऐसी होती है जो स्लो चलती है। तेजी से चलने वाली फोर्सेज में दो चीजें हैं। आपने देखा होगा वोल्केनो आते हैं, ये तेजी से आते हैं, एकदम से चेंज करते हैं अर्थ के कुछ सरफेस को, है ना, एकदम से, दैट इज वोल्केनो। आपने देखा होगा अर्थक्वेक आते हैं, ये भी तेजी से आते हैं और एकदम से कुछ ना कुछ चेंज करते हैं अर्थ के सरफेस को, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज लाते हैं, दैट इज सडन फोर्सेज। अर्थ के अंदर की फोर्सेज है लेकिन सडन फोर्सेज है, ठीक है, एकदम से कुछ ना कुछ चेंज ला रहे हैं धरती पे, दैट इज वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो होते हैं जो मैग्मा लावा धरती के अंदर से ऊपर आता है सरफेस पे, समझ रहे हो, उनको बोलते हैं वोल्केनो। जो कि धरती के अंदर से, एस्थीनोस्फीयर एक लेयर है धरती के अंदर जहां पे लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। एस्थीनोस्फीयर धरती के अंदर एक लेयर है, जैसे ये बनाया था मैंने, यहाँ मेंटल है बीच वाला, इसकी अपर लेयर को बोलते हैं एस्थीनोस्फीयर, ठीक है, बताऊंगा। वो लिक्विड फॉर्म में है, और वहां से लेकर जब दो सरफेस एक दूसरे से अलग होते हैं ना किसी कारणवश, तो वहां से बीच में से मैग्मा ऊपर आता है, ये ऊपर आएगा लावा, ठीक है, देखा होगा आपने, रेड रेड करके दिखता है, देखा है कभी, और वो सरफेस पे आता है, उसको बोलते हैं वोल्केनो। अब ये वोल्केनो की भी बहुत सारे टाइप होते हैं। वोल्केनो जगहों पे भी डिपेंड करता है कि अगर हवाई में आए तो हवाईयन वोल्केनो, हवाई सुना है एक जगह है, हवाई जो जगह है वो आज की डेट में एक स्टेट है, किसका, यूएस का, ठीक है, हवाई, और वहां पे वोल्केनो आते हैं तो हवाईयन टाइप वोल्केनो होता है वो, ठीक है। ऐसे ही वोल्केनो जो है मेडिटेरियन सी में आते हैं, उनके नाम रखे गए हैं, विशुवियस वोल्केनो, ऐसे ही स्टम्बोलियन वोल्केनो। वोल्केनो उन जगहों पे बेस पे जहां पे वोल्केनो आया है। वैसे ही वोल्केनो के दूसरे टाइप होते हैं टाइम बेस पे। कुछ वोल्केनो होते हैं जो एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव मतलब जो कंटिन्यूअसली इरप्ट हो रहा है वहां पे लावा, दैट इज एक्टिव वोल्केनो। कुछ वोल्केनो होते हैं जो कि डोरमेंट होते हैं, जो कि उतने एक्टिव नहीं है, ऐसा हो गया कि 100 साल बाद दोबारा इरप्ट हो गया, ठीक है। और कुछ वोल्केनो होते हैं जो डेड होते हैं, ठीक है, ऐसे वोल्केनो जहां से इरप्शन नहीं हुआ है पिछले 500 से 600 सालों के तक हो गया है ना, और इरप्शन नहीं हुआ है उसके बाद, दैट इज डेड वोल्केनो, कि अब वोल्केनो नहीं आएगा। वैसे तो कोई वोल्केनो डेड वोल्केनो नहीं होता, क्योंकि आ सकता है वोल्केनो, लेकिन ऐसा डिवीजन किया गया है, ठीक है, वोल्केनो का। और भी बहुत सारे डिवीजन है वोल्केनो के, जैसे कॉल्डेरा वोल्केनो बनता है, एक प्लेट सी बनती है, वो सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं। फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो बनता है, कहाँ कहाँ किस टाइप से शेप बनाता है वोल्केनो, उस बेस पे वोल्केनो डिपेंड करता है उसका नाम, ठीक है। ये कुछ डिवीजन है वोल्केनो के, और कहाँ कहाँ आते हैं दुनिया में वोल्केनो, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। मान लो अगर जापान में वोल्केनो आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में वोल्केनो आते हैं, या फिर यूएस में वोल्केनो आते हैं, कहीं पे भी वोल्केनो आते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे कि वोल्केनो यहाँ पे आ क्यों रहा है, या फिर कौन सा वोल्केनो आ रहा है, ठीक है। ये स्टडी करना है वोल्केनो में। उसके बाद हमने स्टडी करना है अर्थक्वेक के बारे में, कि अर्थक्वेक क्या होता है। एक फोर्स है, ऑल ऑफ ए सडन एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज अर्थक्वेक। एकदम से डिवीजन हो जाता है अर्थ का, टूटना, अर्थक्वेक, क्विक का मतलब टूटना ही है, अर्थ का टूटना एक तरह से, दैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है ये भी बहुत बार आता है, इंडिया में तो आता ही अर्थक्वेक आता है, हिमालय में देखो कितने बार अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ना हिमालय वाला, तो कहने का मतलब है कि अर्थक्वेक जो है, अर्थ क्या कुछ ना कुछ डिवीजन हो रहा है, कहीं ना कहीं टूट रही है अर्थ। अब वो फोल्डिंग से हो रहा है, फॉल्टिंग से हो रहा है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एकदम से एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज अर्थक्वेक। जिन एरिया में अर्थक्वेक आता है, पॉसिबिलिटी की उन एरिया में वोल्केनो आएगा, ठीक है। और जिन एरिया में वोल्केनो आता है उन एरिया में तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी की अर्थक्वेक आएगा। काफी इंटरडिपेंडेंट है, समझ रहे हो, चीजें बहुत इंटरडिपेंडेंट है ये दोनों, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। उसके बाद पढ़ते हैं हम स्लो फोर्सेस। अर्थ के अंदर कुछ स्लो फोर्सेस होती है, जिसको बोलते हैं डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस। इसमें भी डिवीजन है, एक होता है एपिरोजेनिक, एक होता है ओरोजेनिक।
अर्थ के अंदर कुछ फोर्सेज है, एक है पीरोजेनिक फोर्स, एक है ओरोजेनिक फोर्स। ये डायस्ट्रोपिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, स्लो स्लो फोर्स होती है जो, ठीक है। एपिरोजेनिक ऐसी फोर्सेज है अर्थ के अंदर, एपिरोजेनिक ऐसी फोर्सेज है अर्थ के अंदर जो कि वर्टिकल चलती है। मतलब कहने का मतलब है कि ऊपर नीचे ऐसी फोर्सेज है जो कि वर्टिकल चलती है। ओरोजेनिक ऐसी फोर्सेज है जो कि हॉरिजॉन्टल चलती है, इधर उधर, ठीक है। इस वर्टिकल चलने की वजह से यहाँ पे कॉन्टिनेंट बनता है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट फोर्स, जो कि कॉन्टिनेंट बनाती है। एपिरोजेनिक, जिससे क्या होगा, देखा होगा आपने कि कुछ चीजें अर्थ पे डूब रही है, कुछ इमर्ज हो रही है, कुछ चीजें दुनिया में डूब रही है, कुछ इमर्ज हो रही है। जैसे हमारा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है ये डूब रहा है, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है ना ये डूब रहा है, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है ये इमर्ज हो रहा है। कहने का मतलब है कि दुनिया में कुछ चीजें डूब रही है, कुछ चीजें इमर्ज हो रही है। हमारा लैंड कहीं पे डूब रहा है, कहीं पे इमर्ज हो रहा है। तो वो कौन सी वजह से हो रहा है, ये है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स, एपिरोजेनिक की वजह से, ठीक है। ऐसी फोर्स की वजह से जो सबसिडेंस है या फिर इमरजेंस है, दोनों प्रोसेस इसकी वजह से होता है, एपिरोजेनिक की वजह से। हाँ बिल्कुल, वेस्टर्न घाट नहीं डूब रहा है, कोस्ट डूब रहा है, कोस्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है, माउंटेन नहीं, माउंटेन पढ़ेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि एपिरोजेनिक एंड ओरोजेनिक, नहीं नहीं अच्छा जो क्वेश्चन था, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ऐसा थोड़ा ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो टाइप की फोर्सेज है, एक है सबसिडेंस, एक है इमरजेंस। सबसिडेंस होता है डूबना, सबमर्ज होना, और इमर्ज कौन सा होता है, उगना, मतलब एक तरह से जैसे इमर्ज होना है ना, ऊपर उठना, दैट इज इमरजेंस होता है तुम्हारे ईस्टर्न कोस्ट का। इसलिए यहाँ पे पोर्ट नहीं बनते। आप अगर देखोगे ना पोर्ट इंडिया में 13 मेजर पोर्ट है, इंडिया में 13 मेजर पोर्ट है, कभी स्टडी करना। और उसमें से कुछ पोर्ट यहाँ है, कुछ पोर्ट यहाँ है। यहाँ जो पोर्ट बने हैं ना उनको नेचुरल फैसिलिटी मिलती है पोर्ट बनने की। कहने का मतलब है कि डूब रहा है तो एस्चुरी टाइप बनती है यहाँ पे, जो नर्मदा बनाती है, माही रिवर बनाती है, यहाँ पे एस्चुरीज बन रही है इस साइड, ठीक है। और यहाँ पे पोर्ट फॉर्मेशन के लिए बढ़िया जगह बनती है, पोर्ट सिटी बड़ी अच्छी बन सकती है। लेकिन यहाँ पे पोर्ट सिटी बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन इलाका जो ऊपर उठा है ना, जो कि ऊपर उठा है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पे डेल्टा मिलेंगे आपको, इस ईस्टर्न साइड ज्यादातर रिवर जितनी भी है डेल्टा बनाती है ना, क्योंकि सरफेस उठ रहा है, ऊपर ऊपर उठ रहा है, इमरजेंस हो रही है। तो वो कौन सी फोर्स है, ये फोर्स है एपिरोजेनिक। अब आती है ओरोजेनिक फोर्स। ओरो का मतलब होता है माउंटेन, ओरो का मतलब ही माउंटेन है, ठीक है। मैं जब रेनफॉल पढ़ाई थी बच्चों को तो वहां भी पढ़ाई थी मैंने कि ओरोजेनिक रेनफॉल भी होती है। 3 टाइप की रेनफॉल होती थी, दैट इज कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। ओरो का मतलब है माउंटेन, जो रेनफॉल माउंटेन के थ्रू होती है उनको बोलता है। ऐसे ही ओरोजेनिक फोर्सेज होती है माउंटेन बिल्डिंग फोर्स, ऐसी फोर्स जो कि माउंटेन बनाती है, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स को बोलते हैं ओरोजेनिक फोर्स, ठीक है। अब ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है फोल्ड, एक होती है फॉल्ट, एक होती है टेंशनल फोर्स, एक होती है कंप्रेशनल। दो टाइप से माउंटेन बनते हैं। एक मान लो ये लेयर एक दूसरे के साथ आए, दो प्लेटें क्लोज आ जाए, ठीक है, क्लोज आ जाए तो फोल्ड बनेंगे। ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, ठीक है, एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये फोल्ड बनाएंगे, यहाँ पे फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है, ऐसे दबाव पड़ेगा और ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोल्डिंग। ऐसी फोल्डिंग हो जाएगी और इस फोल्डिंग से बनते हैं फोल्ड माउंटेन। ये जो ओरोजेनिक फोर्स है ना ये बनाती है फोल्ड माउंटेन दुनिया में। और कौन कौन से फोल्ड माउंटेन, जैसे हिमालय, कौन कौन से फोल्ड माउंटेन जैसे एंडीज, कौन कौन से फोल्ड माउंटेन जैसे यूराल माउंटेन, जैसे रॉकीज, कौन कौन से फोल्ड माउंटेन जैसे अरावली। ऐसे बहुत सारे फोल्ड माउंटेन कौन सी फोर्स बना रही है, ये ओरोजेनिक फोर्स, ठीक है। अर्थ के अंदर है, स्लो बनाती है, पता नहीं चलता हमें कब बन रहे हैं, स्लो स्लो बन रहे हैं। आपने तो सुना होगा कि हिमालय की हाइट आज भी बढ़ रही है, स्लोली स्लोली बढ़ रही है, हमें पता नहीं चल रहा, दैट इज ओरोजेनिक फोर्स। तो यही तो बात है, सालों दर साल, कौन सा एक साल में चेंज हो रहा है, इसमें 100 साल लग रहे हैं,
300 साल लग रहे हैं इतने चेंज आने में। कैलकुलेट करते हो, मशीन बनी है इसकी कैलकुलेट करने के लिए तो इंस्ट्रूमेंट बने हैं ना। कहने का मतलब है, देखो आप जो है आर्मी में जाते हो, आर्मी में आपकी हाइट देखते हैं ना, वो बिल्कुल आपको सेंटीमीटर से भी बाहर कर देते हैं कि भाई यहाँ पे इतना नहीं हुआ, आपका 162 है, 163 चाहिए या फिर इतना चाहिए। तो वो तो उसके लिए तो बड़े इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब है, देखो नहीं नहीं नहीं, सही बात है, अगर पता ना हो, अगर फिजिक्स पढ़ी हो ठीक से तो पता चलेगा। एक होता है इंस्ट्रूमेंट, सेक्सटेंट बोलते हैं उसको, सुना है? मेरा इतने एक्यूरेटली कैसे मेजर हो जाता, मतलब 1 सेंटीमीटर तो मतलब कुछ भी हो सकता है 1 सेंटीमीटर। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली एक्यूरेसी एक्यूरेसी ही तो चीज है जो दुनिया को चला रही है। अगर एक पायलट जो कि एरोप्लेन चला रहा है उसकी एक्यूरेसी ना हो तो लोग मर जाए जो जा रहे हैं उसमें एरोप्लेन में। एक्यूरेसी ही चीज है जो उसको गाइड कर रही है कि यहाँ पे लैंडिंग करनी है, इतने एंगल पे लैंडिंग करनी है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स में भी एक्यूरेसी है। सैटेलाइट लॉन्च करनी है दुनिया से बाहर तो एक्यूरेसी है, कितनी स्पीड पकड़नी है। एक होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ही रखनी है। एक होती है एस्केप वेलोसिटी, सुने नाम? ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी में ऑर्बिट में रहता है सैटेलाइट, उसको बोलते हैं 7.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकना है बाहर, ऑर्बिट में रहेगी। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से रफ्तार से बाहर फेंकोगे तो स्पेस से बाहर निकल जाएगी, स्पेस में निकल जाएगी, है ना। कहने का मतलब है कि यही तो एक्यूरेसी है जो दुनिया को चला रही है। ओहो, प्लीज प्लीज बताओ, दोबारा बताओ। हाँ तो कोई भी फिजिकल डिफरेंस के कुछ भी हो सकता है, मतलब एनवायरनमेंट से वो मतलब आ सकती है, मतलब मतलब इतनी मतलब एक्यूरेट वो एक पोजीशन इतना होता है। नहीं नहीं नहीं, एवरेज मतलब कि पूरे ओशन में कहने का मतलब ये नहीं है। देखो अच्छा चलो, ये बता रहे कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी तो हो सकती है। मान लो मैंने लिफाफा रख दिया ऊपर टॉप पे हिमालय एवरेस्ट पे, एक पत्थर रख दिया मैं यहाँ से ले गया, फिर बोला अब तो हाइट इतनी बढ़ गई, वो नहीं है वो कहने का मतलब है कि ये वो चीज नहीं है कि मैंने यहाँ पे एक पत्थर रख दिया ऊपर टॉप पे माउंट एवरेस्ट पे और बोल दिया कि अब हाइट 2 सेंटीमीटर बढ़ गई। वो चीज नहीं होती, ऐसे नहीं मेजर होती चीजें, ठीक है। चीजों की मेजर वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो जो मेजर कर रहा है, ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी है इसको मेजरमेंट के लिए। माउंट एवरेस्ट का नाम किस पे पड़ा? माउंट एवरेस्ट एक एवरेस्ट पर्सनैलिटी है जिन्होंने मेजरमेंट स्टार्ट की थी इसकी, ठीक है, उनके नाम पे माउंट एवरेस्ट पड़ा है नाम। तो उनकी मेजरमेंट के हिसाब से, कहने का मतलब है मेजरमेंट वाले भी कुछ जिन्होंने अपनी जिंदगी दी है इसके लिए, उनको भी पता होगा कि यहाँ पे पॉलिथीन रख दूंगा तो बढ़ नहीं जाएगी हाइट, यहाँ पे ये रख दूंगा बढ़ नहीं जाएगी हाइट। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस नहीं ओशन की बढ़ रही है बहुत। हाँ डाइवर्जेंस से ऊपर जा सकते हैं या नीचे, मतलब ऐसे ऊपर ही जाएगा। बढ़िया कोई ट्रेंचेस वगैरह, रिफ्ट वैली एक दिन में बन रही है, जैसे ट्रेंचेस स्लो मोमेंट है ना, हर चीज का स्लो मोमेंट है। तो माउंटेन बिल्डिंग का भी स्लो मोमेंट है, स्लो फोर्स है, लेकिन बिल्ड हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है हाइट। अगर कन्वर्जेंस होती है हाँ तो इतना सा पानी जो होगा वो स्पेस तो बन गया, वो नीचे चला गया। हाँ ऐसे नहीं आता चेंज इतने जल्दी, इतने जल्दी इतने हाँ इतने जल्दी चेंज नहीं आता चीजों में, ठीक है। हाँ धीरे 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 बिल्डिंग होती है हर चीज की। तो हिमालय को बनने के लिए 1 साल तो न रहा है, हिमालय कब से बन रहा है? जब से दुनिया बनी है, मतलब एक तरीके से जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पेंजिया पेंथालासा जिससे हिमालय बना है, तो हिमालय आज भी यंग फोल्ड माउंटेन है। कितने लोग चले गए दुनिया से, कितने लोग आ गए दुनिया में, हिमालय फिर भी यंग है, स्लो बिल्डिंग है। मतलब बाकी तो आप और बताओ फिर, है पूरा फ्लो ही खत्म हो गया। चलो ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, क्वेश्चन ऐसा है इनका, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अर्थक्वेक एकदम से आ जाए उससे भी तो बढ़ेगी, अगर प्लेट एकदम से टकरा जाए उससे भी तो बढ़ेगी,
ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं बिल्ड होती है हाइट, ठीक है, ऐसे मेजर भी नहीं होती हाइट। हाइट मेजर होती है, एक प्रॉपर उसका मापदंड होता है, वो भी स्टडी करते हैं साइंटिस्ट की क्या चीज है। ऐसे नहीं करते वो आज अर्थक्वेक आया कल को मेजर कर दो भाई हो गया, ठीक है। इंच टेप ले जाओ, इंच टेप ले जाओ और मेजर कर दो है, अगर तो आप साइंटिस्ट बनोगे पक्का। दूसरे जिस दिन अर्थक्वेक आया दूसरे दिन बंदा चढ़ाई माउंटेन की, हिमालय मेजर करना है मैंने है। यहाँ पे वापस आते हैं, दो टाइप की फोर्स होती है, एक होती है कन्वर्जेंस वाली फोर्स जिससे फोल्ड बनते हैं, है ना, और जितने भी सारे फोल्ड माउंटेन है उससे बने हैं। एक होती है डाइवर्जेंस फोर्स, जहां पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है, उससे क्या बनता है, डाइवर्जेंस, मिड ओशनिक रिजिस बनती है, ओशन में होता है डाइवर्जेंस, ठीक है, जहां पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेड होता है। वहां पे मैंने आपको 4 थ्योरीज बताई थी, 4 थ्योरीज बताई थी इसकी, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बेस पे, प्लेट टेक्टोनिक के बेस पे। सबसे पहली थ्योरी थी बैगनर की थ्योरी, बैगनर के बारे में बताया था मैंने क्लास में, उस टाइम आप थे नहीं, दोबारा बता देता हूं। बैगनर एक जर्मन के क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने स्टडी किया दुनिया को कि दुनिया बनी कैसे है और दुनिया में क्या एनवायरमेंट चेंजेस आए हैं ओवर द ईयर, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, ठीक है। फिर उनको लगा कि या तो दुनिया जो आज की डेट में है, या तो ये क्लाइमेट की वजह से ऐसी है कि जहां पे क्लाइमेट वेरी हो रहा है धीरे धीरे हर जगह चेंज हो रहा है उसकी वजह से, या फिर कहीं ना कहीं ये जो है लैंड जो है मूव कर रहा है, ठीक है। तो उनकी 2 एजम्पशन थी और वो बताता है कि लैंड में मूवमेंट हो रही है ओवर द ईयर। तो उन्होंने बोला था कि धरती में सबसे पहले इकट्ठी थी एक जगह पे, पूरा जो अर्थ का मास था ना वो एक जगह पे इकट्ठा था, उसको बोलते हैं पेंजिया। ये बैगनर बोलता है कि सेंटर में धरती का पूरा मास था एक जगह इकट्ठा, इसको बोलते हैं पेंजिया, और इसके बाहर जो है वाटर था, इसको बोलते हैं पेंथालासा, ठीक है। बैगनर ने बोला कि धरती का पूरा मास एक जगह कंसंट्रेटेड है, वो है पेंजिया, और इसके चारों तरफ वाटर है, वो है पेंथालासा। अब क्या हुआ, 200 मिलियन ईयर एगो, 200 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, इसमें डिवीजन हुआ, जो ये लैंड मास था ये 2 हिस्सों में टूट गया, एक बना अंगारा लैंड ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट बना गोंडवाना लैंड, सुना है नाम। 2 हिस्सों में टूट गया एज पर बैगनर, वो कहता है कि 2 हिस्सों में टूट गया ये, एक बना अंगारा लैंड दूसरा बना गोंडवाना लैंड, और बीच में से वाटर अंदर एंटर हुआ, उसको बोलते हैं टेथिस सी। कौन सा सी, टेथिस सी। कितना टाइम हो गया, 48 हुआ है ना? लेट हो गया आज। कहने का मतलब है कि थ्योरी है ये बैगनर की कि दुनिया बनी कैसे है। वो क्या कहता है कि पेंजिया है, पेंजिया 2 हिस्सों में टूटा है, अंगारा लैंड बना है और गोंडवाना लैंड बना है। उसके बाद ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ड्रिफ्ट हुए, इधर उधर बिखर गए हैं, ठीक है। उससे आज की डेट में नॉर्थ अमेरिका बना है, यूरेशिया बना है, ऐसे ही साउथ अमेरिका बना है, अफ्रीका बना है, इंडिया बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है और अंटार्कटिका बना है। कहने का मतलब है जो आज की डेट में हमारे कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो बैगनर ने थ्योरी दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वो पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। उसकी कुछ रीजन बताए उसने, उन्होंने बोले कि इसके पीछे वजह है कि जो हमारी टाइडल फोर्स होती है ना, टाइड्स पढ़ाए थे मैंने क्लास में, टाइडल फोर्स होती है वो होती है सन और मून की फोर्स की वजह से। टाइड्स होते हैं सन और मून की फोर्सेस की वजह से, अट्रैक्शन जो उसकी फोर्स होती है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी फोर्स की वजह से टाइड्स आते हैं। तो बैगनर बोलता है कि वो एक फोर्स वजह बनी इन के ड्रिफ्ट होने की, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए है। दूसरी फोर्स वो बोलता है कि अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ रोटेट हो रही है, और ये जो रोटेशन है ना अर्थ की, ये डिफ्लेक्ट करेगी इस पेंजिया को, इस अर्थ की रोटेशन ने तोड़ा, ठीक है। उस वजह से ये मूव कर रहा है, प्लेटें जो ये कॉन्टिनेंट है ये आज की डेट में इस वजह से मूव कर रहा है। तो 2 फोर्स दी बैगनर ने, लेकिन ये फोर्स जो है वीक फोर्स थी, क्योंकि दूसरे जो साइंटिस्ट आए, दूसरे जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट आए, दूसरे जो जियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कंट्राडिक्ट किया इनको। उन्होंने बोला कि ये गलत है, जो फोर्स है वो इतनी वीक नहीं हो सकती, ठीक है, जितनी इन्होंने बताई। तो उसके बाद एक और
आते हैं जिनका नाम है आर्थर होम्स। आर्थर होम्स जो है कन्वेंशनल करंट थ्योरी देते हैं कि दुनिया बनी कैसे। उन्होंने बताया कि अर्थ के अंदर ना करंट चल रहा है। कन्वेंशन मैंने बताया था 3 टाइप की चीजें होती है, होता है रेडिएशन, एक होता है कन्वेंशन और एक होता है कंडक्शन। पढ़े ये चीजें? कन्वेंशन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन क्या होता है, टच हो रहा है ना, हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्ट हो रही है। रेडिएशन क्या होता है, सोलर रेडिएशन, है ना, इसके लिए मीडियम नहीं चाहिए जाने के लिए, रेडिएशन होती है वो। और उसके बाद कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन क्या होता है, हाँ इस टाइप से मिक्सचर हो जाए, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे वाटर बॉयल हो रहा है, तो नीचे वाला सरफेस पे वाटर ज्यादा बॉयल होगा कंपेयर टू ऊपर, क्योंकि आग तो यहाँ लगी है, ठीक है। ये जैसे बॉयल होगा ना, ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर का ठंडा वाटर नीचे आएगा और ऐसे सर्कल फॉर्म होगा इस तरह से, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली ऐसे सर्कल में जाएगा, इसको बोलते हैं कन्वेंशन। तो कहने का मतलब है आर्थर होम्स ने कहा कि अर्थ के अंदर ऐसे कन्वेंशनल करंट चलते हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर, और उन कन्वेंशनल करंट की वजह से अर्थ की मूवमेंट हो रही है। और ये जो आज दुनिया बनी है ना, ये उन कन्वेंशनल करंट की वजह से बनी है, एज पर आर्थर होम्स। उसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट आते हैं, हैरी हेस, जिन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था ठीक है कन्वेंशनल करंट है अर्थ के अंदर, और ये जो है ना सी दुनिया में बड़ा हो रहा है ये धीरे धीरे। उन्होंने बोला कि जो अटलांटिक ओशन है ये फैल रहा है, और जो पैसिफिक ओशन है जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, ओशन सबसे बड़ा है ना पैसिफिक, वो घट रहा है। कहने का मतलब है सी फ्लोर स्प्रेडिंग दी थी थ्योरी आर्थर क्या बोलते हैं हैरी हेस ने, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, मैकेंजी और पार्कर ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी 1967 में। उन्होंने बोला कि दुनिया के जितने भी एरिया है उसके ऊपर प्लेटें है, जो कॉन्टिनेंट है ना, और क्या बोलते हैं जो सी है वो प्लेटों के रूप में है। कहीं ना कहीं दुनिया में प्लेटें बिखरी हुई, कुछ मेजर प्लेटें कुछ माइनर प्लेटें, और ये प्लेटें जो है मूव कर रही है, ये प्लेटें मूव कर रही है कन्वेंशनल करंट की वजह से जो अर्थ के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो ये प्लेटें मूव कर रही है, ये बताया किसने, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी जिन्होंने, ठीक है। और उन्होंने बोला कि 3 टाइप की मूवमेंट होती है इन प्लेटों की, एक होती है कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट, एक होती है ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट मूवमेंट कौन सी है कि एक दूसरे के साथ मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है। जैसे मैंने बताया कन्वर्ज होगी तो फोल्ड माउंटेन बनेंगे, ठीक है, ये है कन्वर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्ज, वो चाहे ओशन ओशन कन्वर्ज हो, वो चाहे ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्ज हो, वो चाहे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्ज हो, कन्वर्जेंट मूवमेंट। एक होती है डाइवर्जेंट मूवमेंट, एक दूसरे से दूर जाना, ये भी मूवमेंट है प्लेट की। और एक होती है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, एक दूसरे से स्लाइड करना, ठीक है, जो टच नहीं करती एक दूसरे को। जैसे इससे क्या बनता है, फॉल्ट बनते हैं, जैसे सेंट एंड्रियाज फॉल्ट यूएस वाला, ठीक है, सेंट एंड्रियाज फॉल्ट, इस टाइप से फॉल्ट बनते हैं। तो कहने का मतलब ये थ्योरीज दी थी इनके बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़े, उसके बाद जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में हमने स्टडी करना है। एक्सोजेनिक फोर्सेस में वो फोर्सेस है दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने वाली जो अर्थ के बाहर है। ऐसी फोर्सेस में जैसे मान लो रिवर, रिवर नाम सुना है, पानी बहता है पहाड़ों से आता है और प्लेन की तरफ जाते हुए ओशन में मिल जाता है। चाय ठंडी होगी। बताओ जरा क्या है? हाँ क्यूरियस होना चाहिए, होना चाहिए, और क्या। है तो सेम ही, आई थिंक उसमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, कुछ कुछ और भेजेंगे। हाँ वहीं पे लैंडिंग होगी ऑपोजिट साइड में। और इस बार भी शायद और विक्रम, वो फेल हो गया था ना पहले मिशन, लेकिन आई थिंक इस बार सफल होगा। अब देखते हैं, कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी शायद भेजेंगे उसके साथ। एक और मिशन है गगनयान मिशन, सुना है, गगनयान मिशन। और एक और मिशन है समुद्रयान मिशन, सुना है, डीप ओशन के बारे में स्टडी करनी है, अंदर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और मिशन है शुक्रयान मिशन, सुना है, शुक्र के लिए जाना है, विनस के लिए जाना है अब, शुक्रयान, ठीक है। हाँ
तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मिशन चलाए हैं, डीप ओशन मिशन, तो बहुत सारे मिशन है, आई होप कामयाब रहे हम, है ना। ऐसे ही आदित्य L1 एक प्रोग्राम है, आदित्य L1 ये प्रोग्राम है यूएस का, नासा का, ये है सन के बारे में स्टडी करना। ऐसे नासा का प्रोग्राम है कि हमारा इसरो का प्रोग्राम है? इसरो का है, आदित्य तभी तो नाम है ना। ये इसरो का है, सन के जो है आउटर लेयर के बारे में स्टडी करना है, ठीक है, आदित्य L1 मिशन। ऐसे ही बहुत सारे मिशन है जो कि आपको करंट अफेयर का पार्ट होता है, ये जो साइंस और इससे स्टडी करते हैं ना करंट अफेयर में, स्पेस एंड टेक, उसका पार्ट होता है। बाकी इनको पता होगा, करनी तो थी लेकिन मुझे जो गाइडेंस दी जाती है मुझे तो वो करना पड़ेगा, मुझे बताया गया है कि मुझे रिवाइज कराना है ये। हाँ इनको बोल लो आप, मैं तो वो कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको पर्सनल लेवल पे हेल्प कर सकता हूँ चीज़ों के लिए, लेकिन मैं वो क्लास में नहीं पढ़ा सकता चीजें अनलेस एंड अनटिल ये डिमांड ना करे तो। कहने का मतलब वो आज सर भी बोल रहे थे कि शायद मॉडर्न पे आता है। जैसे मैं पढ़ाऊँ, मतलब एक्चुअली मैं ना 3 क्लासेस को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मैं पूरे बिल्कुल बोर हो जाता हूँ। 3 एनडीए क्लासेस को हिस्ट्री में ही पढ़ा रहा हूँ, और हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते मैं ही हिस्ट्री हो गया, इतनी हिस्ट्री हो जाती है। और ये बोल रहे कि यहाँ पे भी हिस्ट्री पढ़ाओ। चलो देखते हैं यार, मेरा ना खुद का एग्जाम क्लोज आ गया है, तो मुझे तो अभी ब्रेक लेना है 10 के बाद, अभी अच्छे से मेरा, देखते हैं क्या बनता है। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस पढ़नी है हमने? वाटर के बारे में स्टडी करना है, रिवर के बारे में, रिवर कैसे कैसे लैंडफॉर्म बनाती है नीचे, है ना। पहाड़ों में होगी तो बैलीज बनाएगी, बी शेप बैलीज, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे आएगी मियांडर बनाती हुई, ऑक्सबाउ लेक बनाती हुई डेल्टास बनाएगी, रिवर की बात हो रही है। ऐसे ही लैंडफॉर्म्स विंड बनाती है, जो कि डेजर्ट में चलती है ना, काटती रहती है सरफेस को, तो वो इरोजन और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाती है विंड भी। ऐसे ही लैंडफॉर्म बनाएगी ग्लेशियर, ग्लेशियर भी इरोजन करेगा, डिपोजिशन करेगा और कुछ लैंडफॉर्म बनाएगा। ऐसे ही लैंडफॉर्म बनाएंगे क्रास्ट टोपोग्राफी, जहां पे लाइमस्टोन ज्यादा होगा वहां क्रास्ट टोपोग्राफी बनेगी। और ऐसे ही लास्ट में लैंडफॉर्म बनेगी जो वेव्स चलती है ओशन की, ठीक है, वो लहरें भी कहीं ना कहीं काटती है सरफेस को और इरोजन और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनाती है, ठीक है। उनको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो इसके बारे में स्टडी करना है हमने, और इसको स्टडी करेंगे कल से, ठीक है। बाकी उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी आएगी और उसके बाद ओशनोग्राफी आएगी, जिनके बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है। कोई डाउट? इसके पास डाउट है? बताओ, अच्छे डाउट है। क्वेश्चन तो पूछ लीजिए क्लास में, इंटरेस्टिंग हो जाती है क्लास।